नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधे सूचना आपको मिले। हमारे साथ है धीरेन्द्र पुंडीर साहब, द न्यूज पॉइंट से। धीरेन्द्र साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि धीरेन्द्र सर इस समय वेस्ट बंगाल में कैंप किए हुए हैं। हालांकि होली की वजह से ये एनसीआर लौटे जरूर हैं, लेकिन कुछ घंटों के लिए। धीरेन्द्र सर जिस धरातल की पत्रकारिता करते हैं और एक विराट अनुभव है, हम सब ने इनको टीवी चैनलों पर देखा है अलग अलग समय में। आप जब तक आंखों से नहीं देखते, खुद वहां जाके महसूस नहीं करते, तब तक राय नहीं रखते। और मुझे लगता है कि जमीन क्या बोल रही है, इसके लिए ये सबसे जरूरी है। प्रारब्ध का ये सौभाग्य है, हम सबका ये सौभाग्य है कि धीरेन्द्र सर बाहर प्रवास करते हुए भी हमें लगातार समय देते हैं। जरा बात करते हैं वेस्ट बंगाल पर ही। वेस्ट बंगाल पे पूरे वेस्ट बंगाल को जीतने की भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही होगी वो तो बना ही रही होगी, लेकिन एसआईआर ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जहां पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने जिस नंदीग्राम से हराया था ममता बनर्जी को, हालांकि उनकी सरकार जरूर बनी और भारी बहुमत से बनी, लेकिन उसके बाद वो भागकर जिस भवानीपुर से विधायक बनी, उस भवानीपुर से ममता बनर्जी की विधायकी पर संकट है। भाजपा की ये पूरी रणनीति है कि ममता बनर्जी को एक बार फिर उनका विधायकी का चुनाव भी हराया जाए। एसआईआर, मतदाता सूची का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, उसने कितना बड़ा काम किया है, एक फिगर से शुरुआत करता हूं। 47,000, जी हाँ, 47,000 ये मत अकेले भवानीपुर ममता बनर्जी की सीट से एसआईआर के दौरान कट चुके हैं। यानी 47,000 ऐसे मत थे ममता बनर्जी के उस भवानीपुर में, जिसका सफाया एसआईआर में हुआ है। यानी ये सारे गड़बड़ वोट थे, फर्जी वोट थे। इसके अलावा 14,000 अभी भी उसी भवानीपुर में ऐसे मत हैं जो एसआईआर के क्रिटिकल डिस्क्रिपेंसीज के दौरान अभी लंबित हैं। यानी अगर पूरी फिगर जोड़ी जाए तो 47 और 14 निकल के आती है। क्या ममता बनर्जी भवानीपुर का चुनाव अपना हार चुकी है? ओवर टू यू पुंडीर सर, प्लीज। दरअसल बड़ा दिलचस्प आंकड़ा, जब हम लोग एसआईआर की लिस्ट को देख रहा था, चूंकि मैं वहीं था और उस वक्त हम लोग सीईओ के कार्यालय में भी पहुंचे, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं वहां, उनके वहां तक पहुंचे। फिर लिस्ट आई तो सब लोग देख रहे थे कहाँ कितने कटे। पहले मालदा मुर्शिदाबाद की तरफ नाम गया, जहां 11 लाख और 10 लाख लोगों पर क्रिटिकल और वो तमाम मिला के था। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है। फिर उसके बाद जब आए तो अचानक सबकी निगाहें आकर टिकी भवानीपुर पर, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा था। क्योंकि ममता बनर्जी पिछली बार जब नंदी ग्राम से चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने किसी दूसरी सीट का चुनाव नहीं किया था अवनीश, उन्होंने तय किया था कि वो जो है यहीं से जीतेंगे और पूरा यकीन था। लेकिन हम लोग, चूंकि मैं करीबन हम लोग वहां कांति पे रुकते थे, क्योंकि नंदीग्राम में तो उस तरह से होटल नहीं थे। एक वो था और उसके बराबर में ही वहां से कांति, जहां से शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी सांसद थे, वहां वो शहर है, उसी में सब लोग रुकते थे और वहां से फिर हम लोग सुबह जाते थे। तो नहीं होगा तो हम लोग 20 बार नंदीग्राम गए होंगे। तो नंदीग्राम वहां जब देखा तो वो बड़े उत्साह के साथ उनको लगा था, लेकिन शुभेंदु ने वहां उनको इस तरह की पराजय दी जो जब तक ममता बनर्जी रहेंगी अपने उसमें, जब तक उनको पॉलिटिकल अपनी एराना याद रहेगा, उसमें नंदीग्राम सबसे पहला आएगा। उनको राइटर बिल्डिंग का वो बाल पकड़ के खींचना शायद कम याद आए जितना नंदीग्राम की हार याद आएगी, क्योंकि वो चुभती थी उस महिला को जिसने 215 सीटों पर जीत हासिल की, जिसकी विजय पताका इतनी जबरदस्त फैली, उसको वहां खुद हार गई। तो ये चीज आप सोचिए। फिर वो जब वो अपने लिए भवानीपुर छोड़ती है तो लोगों के जहन में जरूर आता है कि उन्होंने वो सीट चुनी क्यों, क्योंकि ये बड़ी उस पर बात थी। लेकिन जब वो सीट में महज 28,000 वोटों से जीते थे शोभन देव भट्टाचार्य टीएमसी के 2021 का जो चुनाव था, वहां वो इतने से जीते थे। और जो बीजेपी के थे रुद्रानिल घोष, वो 44,000 वोट, 44,000 समथिंग थे और उनको 73 मिले थे। तो ये इस्तीफा हुआ 2021 में, फिर शोभन देव ने इस्तीफा दिया, वहां उन्होंने वो सीट जीती। उनको ममता बनर्जी को जो वोट मिले वो मार्जिन था 58,000 वोटों का। इसको रिकॉर्ड ब्रेक कहा गया, क्योंकि इससे पहला 2011 का था जो 54,000 का था, और वो हर वार्ड में जीती।
सबसे बड़ी बात थी कि वो हर वार्ड में जीती। और अगर अब हम हिसाब से देखें 2024 का लोकसभा, तो जानते हैं आप क्या हुआ? 8,297 वोटों का मार्जिन था सिर्फ 2024। ये आ चुका बॉस, ये होके जा चुका, मैं आने वाली बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ये हो बिल्कुल। चुका है। ममता बनर्जी की सीट पर उन्होंने जीत हासिल बढ़ाया। और एसआईआर में क्या हुआ? एसआईआर में साहेब 47,000 नाम कट गए। अब हम 58,000 से जोड़ते हैं, लोग अक्सर बात करते हैं 58,000। अरे 58,000 की जीत बॉस उस समय थी, किस समय थी? जब वो चुनाव लड़ रही थी 2021 की, मुख्यमंत्री जीत के आई थी। 2024 में वो 8,700 पर बढ़त थी कुल। ये कब की बात है? ये अभी पिछले साल की बात दोस्त। कल की तो बात। ये जो बात है, अब हम इसमें एसआईआर पर जाते हैं। एसआईआर में 47,000 नाम कटे और 2,000 और है पुनरीक्षण, और उसमें उनके नाम शायद वो पेश नहीं हुए या कुछ हुए, उसको 49 के करीब जाके स्पेशल उसमें आता है और तब बचता है 14,000 का। तो अगर 14,000 में से आप 8-7 भी काट देते हैं तो भी आप नंदीग्राम की सीट हारने के बाद आप भवानीपुर भी हार चुकी होती अगर चुनाव एसआईआर से होता। ये हो सकता है कि भाई बहुत सारे मृतक भी हटे हैं, वो भी हटे हैं, ये हो सकता है। लेकिन आप ये जानते हैं, मैं बता दूं आपको अवनीश जी, वहां क्या हो रहा था। आप ये सोचिए, टीएमसी पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी वहां कि जैसे ही एसआईआर आएगा, जैसे ही लिस्ट आएगी, हम पूरा बम्बार्डमेंट कर देंगे, ये मरा हुआ, ये जिंदा, ये जिंदा, ये मरा हुआ, ये निकाल के ले आए, ये निकाल के लाए। दो केस लिख पाए, दीपाली और एक और, सिर्फ 2 केस बताने लगे साहब। और वो भी क्या कि साहब इन्होंने कागज दिए थे, इनका नाम नहीं आया। अरे कागज नहीं दिए थे, वो चेक नहीं, वो मतलब नहीं हुआ होगा, या जो भी होगा। 47,000 में 2। अरे मार्जिन ऑफ एरर भी इस देश में +और -3 माना जाता है, बिल्कुल एक्सेप्टेड होता है। वो तो मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं है। आप ये सोच के देखिए कि ममता बनर्जी, जिनको राज्य की, जिनके ऊपर जीत हार सब कुछ निर्भर है, वो अपनी एक ऐसी सीट पर लगभग इतने क्लोज कॉन्टेस्ट में, ममता बनर्जी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी, ऐसा लगता है। हम लोग आपको अभी पहले बता दें कि इस बार वो 2 बार से जरूर लड़ेंगी। ऐसा हालांकि जैसा उनकी लड़ाई का स्वभाव है, हो सकता है कि वो 1 पर चली जाएं, लेकिन हमारे देश में आपको मालूम है ना, खमनई को भी सब लोग इसीलिए कहने लगे कि साहब वो तो लड़ रहा था, वो मर गया, तो बस वो लड़ रहा था नहीं लड़ रहा था वो ऊपर पूछना, लेकिन फिलहाल वो यहाँ नहीं है। तो ममता बनर्जी इस तरह की गलती मुझे नहीं लगता कि करेंगी कि हार गई और फिर दूसरी बार हारने वाली इस देश की पहली मुख्यमंत्री बन जाए। पहली बार, एक बार में तो हारने वाले यूपी के भी रहे हैं, तो इसीलिए कोई वो नहीं है, लेकिन पहली बार में मतलब दूसरी बार हारने वाली वो अकेली होंगी। तो और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत खत्म होगा अगर ये वहां अकेली। तो चुनाव का अवनीश जी मैं बताऊं, मैंने आपको ये, आपने भवानीपुर का पूछा, तो भवानीपुर का ये मसला है और ये बड़ी चिंता की विषय है। और जी बिल्कुल, और भवानीपुर से जो संकेत निकल के आते हैं कि एसआईआर में आपने जैसा कि बताया 47,000 नाम जब कट गए तो केवल 2 शिकायतें लेके टीएमसी आ पाई, और वो भी ममता बनर्जी की सीट पर, जहां इन्होंने, जैसा आपने कहा, कि बम्बार्डिंग का प्लान किया था। तो इसका ये सबूत तो है कि एसआईआर पूरी शुद्धता से हो रहा है, और जिस तरीके से बिहार में शिकायतों का कोई मामला नहीं आया, एसआईआर एक फूल प्रूफ निश्चित तौर पर प्रक्रिया है। अच्छा सर, ममता बनर्जी की सीट से 47,000 नाम कट गए। ऑन एवरेज मैंने देखा तो करीब 19 से 20,000 प्रति विधानसभा सीट एसआईआर में गायब हुए हैं। हर विधानसभा से जो एवरेज आया है तकरीबन 20,000 मतों का आया है, जो एसआईआर में साफ हुए हैं। अगर मैं ये देखता हूं तो लगभग 140 सीटें ऐसी हैं जो 25,000 की मार्जिन से जीता है, या 25,000 से कम की मार्जिन से जीता है। एसआईआर का भवानीपुर का मॉडल अगर हम उठा के पूरे वेस्ट बंगाल पे डालें, तो सीटों की जो गणित है, अगर पिछली विधानसभा का ही देख लिया जाए, तो नाव कहां जाके ठहरती है, एक आंकड़ा। देखिए, एक चीज तो ये है कि हमको बहुत सारी सीटें, हर एक सिटी को ये देखना पड़ेगा कि वहां मार्जिन ऑफ एरर कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, ये बात जरूर होगी कि वहां क्या दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग बहुत सारी जगह, जैसे मालदा मुर्शिदाबाद में मैंने बताया कि ज्यादातर का हिस्सा एकदम हो गया, तो अगर दोनों जिलों का ही देख लें तो 20-21 लाख हो गया। अगर जो 60 लाख बचे हुए उसमें रखें तो 21 लाख 2 ही जिलों से हो गए।
तो ये इस तरह से भी है, इसीलिए एकदम वो फॉर्मूला अप्लाई तो नहीं होगा सब पर, मैं अगर ये कहूं। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि जो एसआईआर से 68 लाख प्लस 5 लाख बाद के जो 63 से 64 लाख के करीब नाम तो साफ हो गए, उन पे तो किसी ने कोई दंगा नहीं किया, कोई पूछा नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब ममता बनर्जी को पहले से पता था कि ये फर्जी और वो है, इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन वो हर एक कदम पर सुप्रीम कोर्ट जा रही थी, हर एक कदम पर वो सब सुना रही थी। वो कोशिश ये दिखे, ये बिल्कुल भी लड़ाई नहीं थी कि ममता बनर्जी को नहीं मालूम, वो नहीं रोक पाएंगे। ममता बनर्जी बार बार इमोशंस और जो प्रतीकों की राजनीति करती है उसमें बहुत आगे है। वो बार बार ये कोशिश कर रही थी कि बार बार मुस्लिम वोट बैंक को बिल्कुल वो दिया जा सके संदेश क्लियर कट कि देखिए आपके लिए संसद, सड़क और सुप्रीम कोर्ट सब जगह लड़ा जा रहा है, जो भी हथियार हो सकता है उस सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आपके साथ लड़ा जा रहा है। वो मैसेज इसके है कि बेलडांगा हो या ये जो अपना दीपांकर भट्टाचार्य हो या सीपीएम का अलीमुद्दीन स्ट्रीट, ये तमाम लोग जो कोशिश ये कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के लिए। और मैं बड़ी हैरानी की बात आपके साथ बता रहा हूं, मैंने मेरे उस पर भी लाइव नहीं किया इसके बाद घटना के, मैं तुरंत निकला। तो जब मैं आ रहा था टैक्सी वाले से, तो टैक्सी वाले का नाम था अनवर शेख, बड़ा दिलचस्प होना। तो मैं बातचीत करता रहा और जानते हैं कहाँ का था वो, मैंने पूछा उससे, उसने कहा कि मैं तो साहब AIMIM को दूंगा। उसने तुरंत अपना मोबाइल खोला, उसमें फेसबुक पे दिखाया AIMIM का लड़का वो भाषण दे रहा है, वो वहीं का लोकल यूट्यूबर भी है और कैनले साहब। मैंने कहा कैनले साहब बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ जो घर के लोग हैं बाकी सब TMC करते हैं और मैं AIMIM करता हूँ, अगर उनको पता चल गया तो मारेंगे बहुत। तो हमने कहा यार ये कौन सी दुनिया है। लेकिन फिर बाद में उसने बताया कि साहब वैसे मैं गाजीपुर का ही हूँ, पर वो अब्बा अम्मू अब भी यहाँ आ गए थे, वो हमें वैसे मैं शादी अभी भी गाजीपुर से ही करके आया हूँ, बंगाली। तो ये बहुत सारी चीजें वहां आपको बड़ी दिलचस्प दिखेंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि AIMIM के लिए भी वहां लोग लगे हुए हैं जो ये जानते हैं वो जीतेगी नहीं, लेकिन उसको वोट देंगे। तो ये चीजें ममता बनर्जी को डरा रही है, उनकी रणनीति को बार बार बदलते हुए दिखा रही है, मजबूर कर रही है कि वो अपनी रणनीति बदले। लेकिन अगर आप 64 लाख वोट एकदम हटा चुके हैं और 60 लाख में से अगर आप 20 पे भी चले जाते हैं तो 10 से 11% है जीत का अंतर। चूंकि हम लोग एक साथ समान पे नहीं कर रहे, लेकिन मैं फिर भी दर्शकों की जानकारी, चूंकि हम लोग सहज करने की कोशिश करते हैं बातचीत को, तो उसी लिए मैं उसको ये मान लेता हूं कि 10% वोट अगर आप काटने में आपने वोटों को साफ किया है, तो इसका मतलब जीत का अंतर जो लोकसभा चुनाव में जो आपके बीच में और उनके बीच में मुश्किल से 6% के करीब रह गया था, 6 या 7% का, उससे आप ऊपर निकल चुके। यानी आप एक ऐसे कॉमन प्लेइंग फील्ड पर खड़े हैं जहां दोनों तरफ जीत होती है, दोनों तरफ बराबर है। लेकिन उसमें दिक्कत ममता बनर्जी और बैकग्राउंड में क्यों आती है, मतलब बैकफुट पे आती है, इसलिए आती है कि जो पिछले चुनाव का वोटर था अवनीश जी, 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती है, एंटी इनकम्बेंसी घटती नहीं जनरली। तो आप वहां एक कमजोर पिच पे खड़ी हैं और इसीलिए अगर आप उसके साथ इसको अप्लाई कर दें, एंटी इनकम्बेंसी प्लस SIR हटना और प्लस ये, तो ममता बनर्जी वाकई बहुत कमजोर पिच पर खड़ी हैं, इसके बावजूद कि वहां बीजेपी की लीडरशिप अभी आपको सड़क पर नहीं दिखती है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि बार बार वो मुस्लिमों को, बंगाल के मुसलमान वोटर को ये भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ऐसा किया भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी उन्होंने तमाशा किया उसके पोस्टर भी लगाए, ये आपने ही बताया था पिछली बातचीत में। क्या ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पे खतरा है? SIR एक खतरा, दूसरा खतरा क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी ये भले जीते नहीं, लेकिन अब चूंकि चुनाव बिल्कुल बराबर की पिच पर आके खड़ा हुआ है SIR की कृपा से, तो अब तो एक एक वोट सहेजने की बात है। तो अगर मान लीजिए 2-3% वोट कटुआ पार्टी की तरह अगर हुमायूं कबीर ने काट लिया, ओवैसी ने काट लिया, तो क्या वाकई ये गंभीर खतरा है? और एक चीज और मैं चाहूंगा कि उसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने अच्छा खासा भ्रमण किया इस बार भी और फिर आप जाएंगे। ममता बनर्जी जो भय क्रिएट करती थी अपने गुंडों, अपने कारिंदों के जरिए बंगाल के वोटरों के बीच, क्या उसमें कुछ कमी आई है? कुछ महसूस हो रहा है या लोग अभी भी डरे समय? आपको क्या लगता है? ये दोनों विषय मैं चाहूंगा कि इसको एड्रेस करें प्लीज। देखिए, एक तो ये मान लीजिए कि इस बार ये टेस्ट केस होगा बंगाल के लिए, क्योंकि पहले नहीं है। हम लोग जो भी आइडिया लगा रहे हैं वो पिछले वोट की तरह से लगा रहे हैं। पिछली बार भी फुरफुरा शरीफ का सज्जादा नजरीन जब लड़ा था तो ISF से, इंडियन सेकुलर फ्रंट के उस पर,
सज्जाद अंसारी, और उसके बाद उसका पैक्ट था सीपीएम और कांग्रेस के साथ। तो पिछली बार एक तरफा मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ा टीएमसी की तरफ, और लगभग 70 से 80-90% तक वोट टीएमसी को मिला, ये जो जनरल हुआ है। लेकिन फुरफुरा शरीफ के उसने एक सीट जीती। आप सोचिए, उसने एकदम वो सीट का मेरे गन से नाम अभी निकल रहा है, वो सीट उसने जीती बाकायदा, और उसके बाद उसके लोगों को वोट मिला। कांग्रेस सीपीएम को नहीं मिला, उसको मिला। तो यानी मुस्लिम वोट डिवाइड हो सकता है, उसके अंदर क्रैक्स हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ ये हमारा आदमी जीत सकता है तो उधर मूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप आईएसएफ के साथ आप देखिए इस बार कौन आ रहा, मतलब आईएसएफ भी है, प्लस बेलडांगा का अपना हुमायूं कबीर है, प्लस एआईएमआईएम है, और सीपीएम ने, चूंकि सीपीएम की बातचीत कंटिन्यू चल रही है आईएसएफ से, उसको सिर्फ एक ही है कि वो बेलडांगा से उसको नहीं चाहती है, कि हुमायूं कबीर को वो साथ नहीं लेना चाहती। ये लड़ाई चल रही है, इसके अलावा बहुत ज्यादा वहां कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी अलग लड़ेगी। ये है 2-2, 3-3% की पार्टी है, ये नेग्लेजिबल है, और कहीं इनका कोई मतलब नहीं है, कुछ बचा नहीं है इनमें। लेकिन कहते हैं ना कि भाई घड़ा तो बूंद बूंद से ही भरता है। बिल्कुल। तो 2-2% वोट भी अगर वो खींचता है, और जो उसको टीएमसी को देना नहीं है और बीजेपी को देना नहीं चाहता, वो इधर जाता है, तो वो टीएमसी से निकला हुआ वोट बीजेपी के लिए 2 वोट होता है। एक तो टीएमसी कम हो गई और वो बराबर हो गया, तो इसीलिए उसके लिए तो बड़ा हो गया ना। तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत मेजर चंक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो ताकत होगी वो मुस्लिम बाहुल्य सीट पर ही होगी। वहां ऐसी बहुत कम सीटें हैं अवनीश जी, जहां बैलेंसिंग, जैसे यूपी में है कि आप संभल में हैं या मुरादाबाद में हैं या रामपुर में हैं, मुजफ्फरनगर में हैं, सहारनपुर, मेरठ, ये सब वो है जहां मुस्लिम वोट बैंक 34 से 42-48% तक आता है, 52 तक भी आता है। तो वहां आप देखिए उन तमाम चीजों पे सीट बटने का मुस्लिम वोट का, बीजेपी का हिंदू वोटर एक तरफा हो जाता है तो जीत जाता है। वहां जहां ये वोट है वहां ज्यादातर मुस्लिम ही समुदाय है, वो हिंदू इतने ज्यादा पोजीशन में नहीं है कि वहां है। तो इसीलिए ये जरूर है कि ममता वहां कमजोर होगी, लेकिन उसका बाकी हिस्सों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसका इम्पैक्ट तब आएगा जब वो 24 परगना में या साउथ कोलकाता में या इस इलाके में फिरहाद हकीम जैसे लोगों का वोट अगर तोड़ पाई ये पार्टियां, तो आप कहेंगे कि हाँ तब ममता दिक्कत में आ जाएंगी और 2-3% पे खेल हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी का वोट कम नहीं हो रहा है, मैंने देखा, लोगों से बात की, वो स्क्रीन पर भले ही नहीं बोल रहे थे, लेकिन बहुत वोट है उनके पास। बस ये है कि वोटर को, जो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि वोटर के अंदर ये कंफ्यूजन है कि ममता मोदी एक है, वो उनकी ताकत को जो है मतलब उनके कमिटमेंट को थोड़ा सा न्यूट्रल करता है। देखो, जब आपको अपने सेनापति पे यकीन नहीं हो लेकिन लड़ना आप फिर भी चाहते हो, तो फिर थोड़ा सा वॉर के उसमें आता है। तो ये बीजेपी की लीडरशिप है, पता नहीं कैसे करेगी। हालांकि कल तो आपने देखा ही है कि राजनाथ सिंह और तमाम लोग थे। मुझे लगता है राजनाथ सिंह की बजाय उनको योगी आदित्यनाथ सिंह को बुलाना चाहिए था। अगर सिंह ही कोई बुलाना था तो शायद फर्क पड़ता, लेकिन वो मतलब मैं एक लाइटर मोड पे टिप्पणी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि बीजेपी को शायद अभी भी ये लगता है कि वो ये दिखा देगी संगठन, ये अपना समझ ये कहती है इतने दिनों में कि ये संगठन से वो बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं, वो चेहरों पर है जो लड़ रहे हैं। क्योंकि वहां स्थानीय लीडरशिप वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उनकी दिक्कत है कि जो हार्डकोर बांग्ला आइडिया जिस पर है, जिसको बांग्लादेशी अपना भाई दिखता है, यूपी बिहार का आदमी दुश्मन दिखता है, उस वोटर को क्रैक करना है तो उसके लिए उसको एक वहां की लीडरशिप उभारनी पड़ेगी, जो बंगाल की लीडरशिप। और अभिजीत गांगुली है उनका, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको आगे लेना चाहिए था, और वो कैसे होगा ये पता नहीं, क्योंकि ये देखिए ये तो उनका काम है, पॉलिटिक्स करना तो पार्टियों का काम है, बीजेपी जाने की उनका अपना काम क्या है। लेकिन शुभेंदु और दिलीप घोष या सौमिक भट्टाचार्य, इन तमाम के बीच में उस तरह से एक जो कोऑर्डिनेटिंग इम्पैक्ट है वो नहीं दिख रहा है। ये बात तो अवनीश जी सही है, इसीलिए आप ममता बनर्जी के वोट को कम कर देंगे, ये बात मानी जा सकती है। लेकिन सरकार तभी आएगी जब एंटी मोदी और एंटी ममता वेव चल रही होगी, और वो वेव अभी हमको नहीं दिख रही है। हो सकता है चल रही हो, ये मैं बिल्कुल श्योर हूं,
कि वो हमको दिख नहीं रही, अलग चीज है, लेकिन चूंकि हम अभी शहर में हैं, कोलकाता के इलाकों में रहे, और कोलकाता वो हिस्सा है जो हमको समझना चाहिए जो सबसे साउंड है ममता बनर्जी का, सबसे ताकतवर वोट है। 105 सीटों में से 2 या 3 4 सीटें हैं वहां टोटल जो बीजेपी के पास आती हैं, 5 थी उसमें से कुछ लोग चले गए। तो ऐसी जगह में भी अगर आपको ये दिख रहा है, ये महसूस हो रहा है कि बीजेपी का वोटर कह रहा नहीं वोट तो अपनी पार्टी को देंगे, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं आ रही साहब बीजेपी आ रही तो ये है, तो बीजेपी को सहेजना है, तैयार तो है। अच्छा, मतदाताओं के बीच में जो वो जो टीएमसी के गुंडों का, अराजकताओं का भय, क्या उसमें कुछ कमी महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, वो बढ़ा है। अच्छा, क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं दे पाई, बीजेपी अपनी तरफ से कोई मैसेज ये नहीं दे पाई। अब वो ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये एक फेज में कराइए तो बीजेपी ममता हार जाएगी, ज्यादातर लोगों ने कहा। तो एक फेज में कराने की स्थिति नहीं दिख रही है। हालांकि सीईओ ने लिख के दिया है 2500 कंपनी अगर मिलेगी तो वो एक फेज में करा देंगे, लेकिन 2500 कंपनियां हमको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा उनको निकालना, और सरकार इतने लेवल पे जाएगी क्योंकि उस समय और भी राज्यों में चुनाव है। या तो एक दिन सिर्फ इसी तरह का हो कि फेज वो मतलब सिर्फ बंगाल का उस दिन फेज हो और आगे पीछे 2 दिन का अंतर हो, 2-2 दिन का जो सब मूवमेंट हो, तब शायद, तब भी शायद, वरना 2 फेज में भी चुनाव होता है तो भी टीएमसी के डर को 70 से 80% कम किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा फेज पर फिर वो आप उस डर को कम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अब ये तो खैर इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कैसे कराएगी, कैसे क्या समझ रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन और खुद सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से एसआईआर के जरिए ही बंगाल पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को ये लग रहा है बंगाल से आपने ये महक पाई है कि अगर एक फेज में इलेक्शन हो जाए तो वो ज्यादा सुरक्षित होगा मतदाताओं के लिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक फेज हो चाहे 100 फेज हो, ये तो वहां के मत तय करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल में राजनीतिक हिंसा का जो दौर है, बदले की हिंसा का जो दौर है, उसमें कमी आएगी। तो मुझे लगता है सर कि ये तो इलेक्शन कमीशन को जरूर करना चाहिए कि भैया कम से कम 2-4 जाने तो बच जाए, लोग पिटे तो नहीं। वो किसी भी पार्टी के हों, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर कल को बीजेपी बन जाए, सरकार में आ जाए, तो वो टीएमसी के लोगों को ना पीटे भाई। ये चुनावी हिंसा कम से कम इस देश पर कलंक है, और जो अभी वेस्ट बंगाल में दिखाई देता है, बंगाल का उदाहरण अब कैसे दिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने तो महाजंगल राज कह ही दिया इसको, और आपने कहा योगी जी, तो योगी जी सर बहुत जल्दी आपको वेस्ट बंगाल में दिखाई देंगे। ये मैं आपको उत्तर प्रदेश से बैठा हुआ बता रहा हूं, क्योंकि ये मुझे पता चला है कि सबसे ज्यादा डिमांड हर किसी सीट से, अगर किसी एक स्टार प्रचारक की डिमांड है तो वो योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। और योगी जी बड़े उत्साहित हैं, वो त्रिपुरा तक में जाके चुनाव प्रचार कर आए, वो हरियाणा में जाके चुनाव प्रचार कर आए, भाग्यनगर में जाके खदेड़ा है। तो योगी जी बंगाल जरूर पहुंचेंगे। दर्शकों, भवानीपुर में मुश्किल में है ममता बनर्जी, उनका अपना चुनाव मुश्किल में है, और एसआईआर ने जरूरत से ज्यादा बड़ा काम किया है वेस्ट बंगाल में, ये अब साफ दिखाई देता है। बाकी आगे आने वाले भविष्य में क्या रहेगा बंगाल का चुनाव, जब सर होली मना के बंगाल वापस जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें मौका मिलेगा धीरेन्द्र सर से बातचीत करने का। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शाम से होली का रंग जम जाएगा, कल होली खेलें, और इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दें। मुझे यानी अवनीश और धीरेन्द्र पुंडी सर, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। लेकिन उससे पहले चैनल को जिस तरीके से आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ले लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए, और धीरेन्द्र सर के चैनल न्यूज पॉइंट पर जरूर जाइए अगर आपको बंगाल के इस विधानसभा चुनाव की रेशा रेशा एक एक कवरेज अगर आपको देखनी है, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।